हेलो दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपको बताया था कि रेखा शेखर को ऑटो लाने भेजकर घर में बच्चों के पास रहती है। इधर अशोक कविता के बारे में सोच रहा था, कैसी निर्दयी माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तभी कविता की दीदी लक्ष्मी नहाकर बैठक रूम में आती है। अपने देवर को देखकर घबरा जाती है क्योंकि अशोक इतने सवेरे कभी नहीं आया था। लक्ष्मी, अरे अशोक, इतना सवेरे सब ठीक ठाक तो है ना? अशोक कोई जवाब नहीं देता है, वह चुपचाप चेयर में बैठा रहता है। लक्ष्मी फिर पूछती है, अशोक, मैं कुछ पूछ रही हूँ, सब ठीक है ना? अशोक इस बार तुनक कर कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है, आपकी बहन घर से भाग गई है। लक्ष्मी सुनकर कहती, मजाक तो नहीं कर रहे हो? अशोक गुस्से में कहता है, भाभी, अब आप मेरा दिमाग मत खाओ, मैं सीरियस हूँ। लक्ष्मी ये सुनते ही वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, कहाँ चले गई होगी अपना मुंह काला करने। लक्ष्मी को कविता और नीरज की प्रेम कहानी की जानकारी थी। लक्ष्मी भी एक दिन कविता को समझाने घर जा चुकी है, पर वह झूठी बातें और झूठी कस्में खाकर अपनी दीदी को वापस भिजवा दिया था। अशोक कहता है, भाभी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तभी धनराज आ जाता है। अशोक दोनों के सामने सभी बातें विस्तार से बताता है। जिस दिन नीरज और कविता को रंगे हाथों पकड़ा था, उस दिन का घटनाक्रम भी बता देता है। लक्ष्मी सारी बातें सुनकर रोते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि वह नीरज के साथ कहीं भाग गई है। धनराज, अरे लगता क्या है, उसी के साथ भागी है। तेरी बहन तो महान निकली, चल जा यहाँ से और हम दोनों के लिए चाय बना कर ला। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुखी मन से किचन की तरफ चली जाती है। धनराज, अशोक, मैं फोन पर नीरज के ससुर से कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये दोनों कहीं दुर्ग से बाहर चले गए हैं। कविता को गाली बकते हुए धनराज आगे कहता है, ना पति का ख्याल किया और ना बच्चों की चिंता, अपने यार के साथ मस्ती करने सबको को छोड़कर चली गई। धनराज, अशोक, अब क्या करने की सोच रहे हो? अशोक कहता है, भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे क्या करें? यदि वह सोच समझकर गई है अपने बच्चों की चिंता किए बिना, तो अब मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया है। मुझे उससे घृणा हो रही है, उसे जान से मार देने का मन हो रहा है। उसी दिन उसका काम तमाम कर देना था। धनराज कहता है, अशोक, हमें सबसे पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करा देनी चाहिए, क्योंकि मान लो वह नीरज के साथ नहीं भागी, कहीं कुछ कर लिया हो तो ऐसे में एक FIR करवाकर रखना जरूरी है, ताकि कल को कोई परेशानी ना हो। थोड़ी देर में लक्ष्मी सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। अशोक धनराज की बातों से सहमत हो जाता है। दोनों चाय पीकर थाने जाने के लिए निकल पड़ते हैं। धनराज अपनी स्कूटी में अशोक को बैठाकर रामनगर पुलिस थाने आ जाता है। सुबह का वक्त था, 2 या 3 पुलिस वाले रहते हैं। धनराज जाकर पुलिस वाले को कविता और नीरज के प्रेम संबंधों के बारे में बताकर FIR लिखने को कहता है। पुलिस वाला दोनों को अपने सामने बैठाकर पूरी घटनाक्रम विस्तार से लिख लेता है और उस पत्र पर अशोक का हस्ताक्षर करवा लेता है। पुलिस वाला उस पत्र की एक प्रति अशोक को देता है और दूसरी प्रति FIR लिखने के लिए रख लेता है और कल आकर FIR की कॉपी ले जाने को कहता है। पुलिस वाले अशोक से कविता के मोबाइल के बारे में पूछते हैं। अशोक बता देता है कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, घर का मोबाइल जो यूज करती थी वो घर में ही पड़ा है। धनराज और अशोक FIR करवाकर नीरज के बारे में कंफर्म करने के लिए फोन से बातें करने के बजाय सीधे उसके घर जाने का निर्णय लेकर नीरज के घर आ जाते हैं। वहां नीरज के माता पिता, सास ससुर और सरोज, नीरज की पत्नी, सभी बैठे रहते हैं। नीरज के घर वाले इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि नीरज कल रात को नाइट शिफ्ट गया था, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। सुबह के 9 बज चुके थे, नीरज का फोन भी बंद आ रहा था। दोनों को एक साथ देखकर नीरज के घर वाले घबरा जाते हैं कि जरूर कोई बात होगी। इतनी सुबह सुबह दोनों आए हुए हैं। नीरज के घर वालों को भी नीरज और कविता के संबंधों के बारे में मालूम थी। धनराज
नीरज के ससुर और माता पिता को सारा हाल बतला देता है और कहता है, हम लोग नीरज के बारे में पता लगाने आए थे कि यदि वो भी घर से गायब है तो यह बात साबित हो जाएगी कि दोनों मिलकर कहीं चले गए हैं। नीरज के माँ बाप और सास ससुर सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। सरोज तो उठकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। सरोज की माँ उसे चुप कराने के लिए उसके पीछे पीछे रोते हुए कमरे में चली जाती है। नीरज की माँ भी रोना शुरू कर देती हैं। नीरज के पापा अशोक से कहता है, बेटा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब शुरू में इन दोनों की खबर मिली उसी वक्त कोई बड़ा कदम उठाकर इन्हें रोकना था, तब यह नौबत नहीं आती आज। अशोक कोई जवाब नहीं देता है। धनराज कहता है, हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, पर हमने कविता को खूब समझाया। एक बार तो मैं स्वयं जाकर समझाया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक नीरज के पापा से कहता है, बाबूजी, मैंने थाने में कविता के गायब होने की एफआईआर करवा दी है। हो सकता है पुलिस वाले आपके पास भी आकर पूछताछ करें। नीरज के पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, पर बेटा इतनी जल्दी एफआईआर पहले यहाँ वहाँ खोज लेते, बाद में एफआईआर करवाते। धनराज, बाबूजी वो दोनों बच्चे नहीं हैं, समझदार है, वह पहले से प्लान करके भागे हैं, उन्हें खोजने से कोई फायदा नहीं, वे इस शहर में तो नहीं होंगे। नीरज बहुत चालाक है, दोनों अभी तक बहुत दूर निकल गए होंगे बस, या ट्रेन से। इसीलिए आप लोग भी जाकर एफआईआर करवा लीजिए, यदि कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो सेफ रहेंगे। नीरज के ससुर कहते हैं, समधी जी, धनराज सही कह रहा है, हमें भी रिपोर्ट करा देनी चाहिए। जाने वाले तो चले गए, आगे की कार्रवाई अब पुलिस को करने दीजिए। नीरज के पापा मान लेते हैं। धनराज और अशोक थोड़ी देर बाद बोलकर घर निकल जाते हैं। सरोज, नीरज की माँ और सास रोते रहते हैं। एक पत्नी के लिए पति द्वारा किसी पराये औरत के साथ भाग जाना बहुत बड़ी बात होती है। सरोज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वापस आने के बाद अशोक अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगता है। उसे अब ये चिंता होने लगती है कि अब बच्चों को कैसे बताएं कि उनकी माँ अब शायद कभी नहीं आएगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी के अगले भाग नेक्स्ट वीडियो में दिखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।